एक बार फिर से आप सभी का साइकोलॉजी प्रैक्टिकल की इस क्लास में स्वागत है। इससे पहले भी अब तक 10 से ऊपर प्रैक्टिकल्स चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर अब तक आपने उन प्रैक्टिकल्स को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर साइकोलॉजी प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से आप उन प्रैक्टिकल्स को देख सकते हैं। आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है वो परामर्श से संबंधित है कि कब एक पर्सन को एक मनोवैज्ञानिक परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। तो इस चीज़ को जानने के लिए कि कब उसको मनोवैज्ञानिक परामर्शन की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए यहाँ पर एक स्केल दिया गया है। जब हम इस स्केल को एक पर्सन से फिल करवाते हैं तो जब वो अपने रिस्पॉन्स यहाँ पर फिल करता है, उसके बाद जब हम उसकी स्कोरिंग करते हैं, मैनुअल में देखते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि उस पर्सन को मनोवैज्ञानिक परामर्शन की आवश्यकता है या नहीं। इस प्रैक्टिकल के लिए हमने यहाँ पर डॉक्टर विजय लक्ष्मी चौहान और मिसेस गुंजन गनोत्रा अरोरा के द्वारा बनाया गया साइकोलॉजिकल नीड काउंसलिंग स्केल का यूज़ किया है, जिसका प्रकाशन NPC आगरा के द्वारा किया गया है, नेशनल साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन आगरा के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर इस वीडियो में इस क्वेश्चनर का यूज मात्र मनोविज्ञान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी देना है। क्वेश्चनर की तरफ आगे बढ़ें, उनके आइटम्स को देखें, उससे पहले एक बार हम यह जान लेते हैं कि परामर्श होता क्या है और उसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना रहता है। किसी भी प्रैक्टिकल में सबसे पहले हम परिचय लिखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं परामर्शन की कि परामर्श है क्या। तो परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो परामर्शदाता रहता है वो किसी विकल्प, किसी योजना या समायोजन से संबंधित तथ्यों की व्याख्या करने के लिए परामर्शग्राही की सहायता करता है। यहाँ पर दो लोग हैं, एक तो परामर्शदाता और दूसरा है परामर्शग्राही। तो जो परामर्शदाता होता है वो परामर्श देता है, काउंसलर, जिसे हम काउंसलर कहते हैं, और परामर्शग्राही जिसे काउंसली कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो परामर्शदाता होता है वो किसी विकल्प पर, मान लीजिए कई विकल्प है, उसमें से किसी एक का चुनाव करना है, या किसी प्लान पर, या एडजस्टमेंट पर, मतलब सोशल एडजस्टमेंट, कैसा भी एडजस्टमेंट हो सकता है, उससे संबंधित जो भी फैक्ट्स रहते हैं उनकी व्याख्या करने के लिए, उनको और अच्छे से एक्सप्लोर करने में परामर्शग्राही की यानी काउंसली की हेल्प करता है। फिर यहाँ पर एक परिभाषा दी गई है जो कि है कार्ल रोजर्स के द्वारा। कार्ल रोजर्स ने बताया कि परामर्श व्यक्तियों के साथ सीधे संपर्क की एक श्रृंखला है जिसका उद्देश्य उसके दृष्टिकोण और व्यवहार को बदलने में उसकी सहायता प्रदान करना है। यहाँ पर कार्ल रोजर्स यहाँ पे बता रहे हैं कि जो परामर्श होता है, परामर्श में काउंसलर होता है और जो काउंसली होते हैं उनके बीच संपर्क की एक श्रृंखला चलती है। कई बार वो मिलते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं और फिर परामर्शदाता परामर्शग्राही की हेल्प करता है। और ये हेल्प किस फील्ड में होती है? ये होती है जो परामर्शग्राही है उसके दृष्टिकोण में जो भी अभी थोड़ी बहुत कमी आ गई है उनको दूर करने में, उसके व्यवहार में जो थोड़ी बहुत कमी आ गई है, इन सभी को बदलने में उसकी सहायता करने में। अब आइए हम देखते हैं कुछ विशेषताओं के बारे में कि परामर्श की क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसकी पहली विशेषता है, परामर्श में दो व्यक्ति शामिल होते हैं। एक मदद मांगता है और दूसरा पेशेवर रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति होता है जो पहले व्यक्ति की मदद करता है। यानी यहाँ पर काउंसलर और काउंसली की बात की जा रही है कि एक तो परामर्शदाता हो गया और दूसरा परामर्शग्राही हो गया जिससे हेल्प चाहिए। अगला पॉइंट है कि दो व्यक्तियों के बीच परस्पर सम्मान का रिश्ता होता है। यानी काउंसली और काउंसलर के बीच में एक सम्मान का रिश्ता होता है, दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हैं। अगला पॉइंट है, परामर्श का उद्देश्य व्यक्ति में आत्म साक्षात्कार में वांछित परिवर्तन लाना है। यहाँ पर इसको चेंज कर लेंगे, परामर्श का उद्देश्य व्यक्ति के आत्म साक्षात्कार में वांछित परिवर्तन लाना है।
और अंतरंग व्यक्तिगत संबंधों के माध्यम से समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करना है। तो यहाँ पर परामर्शदाता क्या करता है? परामर्शदाता व्यक्ति को उसके अंदर जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी उसकी पोटेंशियल है, उससे उसका आत्म साक्षात्कार करवाता है और उससे अच्छे संबंध बनाकर, व्यक्तिगत संबंध बनाकर उसको समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करता है। अगला पॉइंट है, परामर्शदाता परामर्शग्राही की समस्याओं की खोज करता है और उसे एक वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करता है। यानी जो परामर्शदाता है वो परामर्शग्राही की समस्याओं, जो भी उसकी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको फाइंड आउट करता है और उसके साथ साथ फिर परामर्शग्राही को एक गोल सेट करने में भी हेल्प करता है। और लास्ट है, यदि परामर्शग्राही एक छात्र है तो परामर्शदाता उसे एक निर्णय लेने के लिए मदद करता है तथा एक शैक्षिक कार्यक्रम या कैरियर से संबंधित मामलों में एक विकल्प या एक दिशा तय करता है। तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आते हैं मापनी के ऊपर, और मापनी में जो दिए गए क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने स्टेटमेंट दिए रहेंगे, कुछ कथन दिए रहेंगे, उस कथन के सामने 5 विकल्प रहेंगे। आपको उन 5 विकल्प में से जो भी आपके लिए सही लग रहा है उस विकल्प का चुनाव करना रहेगा। उसके बाद फिर लास्ट में हम इसकी स्कोरिंग करेंगे और इंटरप्रिटेशन देखेंगे। एक चीज़ मैं और यहाँ पर आपको बता दूँ कि यह स्केल आप सिर्फ 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के ही जो पर्सन है उनके ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं, फिर वो चाहे मेल हो या फीमेल। और यहाँ पर मैं सिर्फ 5वें क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करूँगा, लेकिन आपको टोटल क्वेश्चंस को, टोटल जितने भी आइटम्स हैं सबका आंसर देना है, क्योंकि अगर मैं सबके आंसर बताऊँगा तो इससे जो आपके आंसर हैं वो थोड़ा सा अफेक्टेड हो जाएंगे और इसके साथ साथ टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ माई अपीयरेंस। मैं कैसा दिखता हूँ या दिखती हूँ, इसको लेकर मैं सदैव सचेत रहता हूँ या रहती हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सदैव सचेत रहते हैं तो आप सदैव पर टिक करेंगे। अक्सर सचेत रहते हैं मतलब अक्सर ध्यान देते हैं, कह सकते हैं ज़्यादातर ध्यान देते हैं, तो आप अक्सर पर। कभी कभार इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो आप कभी कभी पे बहुत कम ध्यान देते हैं। अगर अपने लुक्स पे तो आप बहुत कम पर, और अगर आप कभी नहीं ध्यान देते इन चीज़ों पर तो आप कभी नहीं पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मतलब आप 1 2 3 4 करके फिर 5 पे आएंगे। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर स्टाइलिश। क्या आपको ऐसा लगता है कि धूम्रपान और मदिरापान शान की बात है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर करेंगे यहाँ पर। और फिर इस पेज का, जैसे ऊपर वाले पेज में 1 से लेकर 9 तक आइटम्स थे, तो उनका जितना टोटल स्कोर आया वो यहाँ पर आप लिख देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इवन व्हेन आई राइट आई कैन नॉट फोर्स माई पॉइंट। मतलब सही होने के बाद भी आप अपनी बात को प्रभावी ढंग से नहीं रख पाते हैं या नहीं कह पाते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हमेशा होता है तो आप सदैव पर, ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है तो अक्सर पर, बहुत कम होता है या कभी कभी होता है, कभी कभी होता है तो आप कभी कभी पर, बहुत कम तो बहुत कम पर, और कभी नहीं ऐसा होता है आप हमेशा अपनी बात खुलकर सामने रखते हैं तो आप कभी नहीं पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पेरेंट्स कैन ओनली डिसाइड आवर फ्यूचर कैरियर। केवल अभिभावक ही आपके भावी व्यवसाय का चयन कर सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ माता पिता ही आपके व्यवसाय का चयन कर सकते हैं कि आपको कौन सा व्यवसाय करना है, कौन सा नहीं करना है? और अगर लगता है तो कितना लगता है, उस हिसाब से आप यहाँ पर आंसर करेंगे। फिर इस पेज का भी जो स्कोर आया है वो यहाँ पर आप टोटल स्कोर के सामने लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फेलियर कैन बी ओवरकम बाय बेटर एफर्ट्स नेक्स्ट टाइम। विफलताओं को केवल
विफलताओं को भविष्य में बेहतर प्रयासों के द्वारा सफलताओं में बदला जा सकता है। आपको ऐसा लगता है कि अगर आज हम फेल हुए हैं तो कल हम ज़्यादा एफर्ट करके सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, और लगता है तो किस लेवल पर लगता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप उसको टिक करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, फैंटेसीज गिव मोर हैप्पीनेस देन रियलिटी। वास्तविकताओं के स्थान पर कल्पनाओं में रहना क्या आपको ज़्यादा सुखद लगता है कि हाँ एक दिन मेरे साथ ऐसा होगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, इन सब चीज़ों में रहना आपको ज़्यादा सुखद लगता है वास्तविकताओं में रहने से? तो अगर ऐसा लगता है तो आप उसको सदैव, अक्सर, कभी कभी, कभी नहीं, इनमें से किसी एक ऑप्शन पर टिक करेंगे। और फिर जो आपका टोटल स्कोर आ रहा है यहाँ पर सभी पेज का, तीनों पेज का आप टोटल स्कोर कहाँ पे लिख लेंगे? आप अपने टेबल में इनको मेंशन कर लेंगे। अब आइए हम चलते हैं टेबल की तरफ। तो स्केल को कंप्लीट करने के बाद अब आप हेडिंग डालेंगे टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखा था, उसके बाद टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन हेडिंग रहेगा, जिसमें आवश्यक सामग्री लिखी जाएगी कि आपकी क्या आवश्यक सामग्री है। आवश्यक सामग्री में जो आपका स्केल है उसका नाम लिख देंगे आप, फिर निर्देशिका यानी मैनुअल और पेपर पेन ये लिख देंगे। फिर प्रतिभागी का परिचय, पार्टिसिपेंट इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप यहाँ पर, नाम, एज, जेंडर, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें। और जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको आप लिखेंगे। और देन उसके बाद जो भी आपका स्कोर आया, जैसे सेकंड पेज पर जो आपका स्कोर आया उसको सेकंड पेज के नीचे लिख देंगे, थर्ड पेज का थर्ड पेज के नीचे, और फोर्थ पेज का फोर्थ पेज के नीचे। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेज पर जो भी स्कोर आया उसको लिखने के बाद आप टोटल स्कोर लिख देंगे। और परसेंटाइल, तो परसेंटाइल के लिए आपको यहाँ पर बॉक्स दिख रहा है। अब अगर आपका स्कोर, टोटल स्कोर 25 से 71 के बीच में आ रहा है, तो यानी जो आपका परसेंटाइल है वो 20 से कम है। तो यदि परसेंटाइल 20 से कम आता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि पर्सन को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की नीड बहुत ही कम है। अगर स्कोर 72 से 75 के बीच में आ रहा है तो आपका परसेंटाइल आएगा 21 से 40 के बीच में, और तब इसका अर्थ यह हुआ कि उसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की नीड कम है। और यदि स्कोर 76 से 79 के बीच में आता है तो आपका परसेंटाइल आएगा 41 से 60 के बीच में, और इसका अर्थ यह हुआ कि जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की नीड है वो एवरेज लेवल की है, मतलब बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। लेकिन अगर स्कोर 80 से 88 के बीच में आता है तब इसका अर्थ यह हुआ कि जो पर्सन है उसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की नीड अधिक है। और अगर यह स्कोर 89 से 125 के बीच में आ रहा है तो इसका अर्थ यह हो कि उसको बहुत ज़्यादा नीड है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की, उसको काउंसलर के पास जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और अपनी काउंसलिंग करवानी चाहिए, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे और इसका इंटरप्रिटेशन भी अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो यह प्रैक्टिकल यहीं पर समाप्त होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अभी भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।